ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल कृष्ण कुमार लाइफ। आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है एंड मैंने वीडियोस नहीं बनाए काफ़ी टाइम से, बट यार देखो रीज़न वही है कि वीडियो बनाने के लिए आई नीड मोटिवेशन। फॉर मोटिवेशन यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल। तो बिना देरी किए सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो एट द एंड एंड ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने। लेट्स बिगिन। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाई शुड यू बाई अ बुलेट, राइट। तो आज का जो वीडियो है वो डिफरेंट है। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें परचेज़ क्यों नहीं करते। नॉट हमें, मैंने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है, तो आपको परचेज़ क्यों नहीं करना चाहिए या फिर किन किन लोगों को पर्टिकुलरली परचेज़ नहीं करना चाहिए, तो उस पे है। तो मैंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बनाए हैं। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, ये हर एक यूट्यूबर जो रॉयल एनफील्ड पे वीडियो बनाता है वो ज़रूर बोलता है। बहुत ज़्यादा फेमस है रॉयल एनफील्ड वाइब्रेशंस के लिए अपने, बट आज के डेट में वाइब्रेशंस हैं या नहीं है वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाइब्रेशंस मैं बता दूं, पर्टिकुलरली मेरा जो बुलेट है आप लोगों ने देखा हुआ है, बुलेट X350, एंड अभी जितने भी बुलेट आ रहे हैं 2019 के वर्जन आए या फिर BS6 ले लीजिए अभी, राइट। तो उसमें वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं इनको, राइट। जब आप इंजन को अपने RPM से ज़्यादा रेव करते हो, उसका जो एक RPM सेट होता है कंपनी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कि इस पर्टिकुलर RPM पे आपको बाइक को चलाना है, अगर आप उस RPM से ज़्यादा ऊपर आप खींचते हो ऑब्वियसली तो वाइब्रेट करेगा, राइट। बट अगर आप एक ऑप्टिमम अगर जो RPM होता है और उस पे आप अगर गियर शिफ्ट करते हैं तो फिर आप इजीली 80-90 तक की स्पीड तक भी आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगा। ये कंप्लीटली आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। एंड ऑब्वियसली यार इतना बड़ा इंजन है एंड जो थंप आपको थंप चाहिए होता है रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में, खास करके स्टैंडर्ड हो, बुलेट हो या फिर क्लासिक में, एंड आपको चाहिए कि वाइब्रेशन ना हो और थंप भी आ जाए। दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा कि भाई वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है, तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। मैं आपको बता दूं, यू कैन गो फॉर स्प्लेंडर या फिर स्प्लेंडर प्लस, उस कैटेगरी में आप जा सकते हो जिसमें आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। आप छोटी बाइक की कैटेगरी में जा सकते हो, या फिर आप अगर पावरफुल बाइक्स में भी जाते हो, कोई भी बाइक आप ले लो, आप एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद वो डेफिनेटली वाइब्रेट करता है। कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका इंजन का डिज़ाइन किस तरीके का है। इसमें जैसे टॉर्क ज़्यादा है एंड इसमें थंप ज़्यादा है, तो उस वजह से वो करता है। तो इट इज़ अ सिंपल लाइक फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइक। और अगर आपको वाइब्रेशंस नहीं है पसंद तो फिर आपके लिए ये बाइक नहीं। तो सेकंड पॉइंट अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी लंबा खींचने वाला, कि स्पीड। पर्टिकुलरली आप अगर देखोगे कोई भी बुलेट है या फिर अगर क्लासिक वाला वर्जन है, तो फिर उस केस में आपके रॉयल एनफील्ड की जो स्पीड है वो 120 या कभी कभार कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा किसी ने 125 या 30 तक कोई लेके जा चुका है, राइट। तो 120 आप मान के चलो कि ऑन एन एवरेज हर कोई ले जा सकता है अपनी बाइक को। बट यार आप एक बात बताओ, आप एक बाइक परचेज करते हो, आप बाइक या तो फिर परचेज करते हो कि आपके पास बहुत सारी बाइक्स है, राइट, एंड आपने एक पर्टिकुलर बाइक परचेज किया है कि आपको रोज़ आपको टूर पे जाना है, या फिर लेट्स से कि आप हर महीने या हर 15 दिन में 10 दिन में आप टूरिंग कर रहे हो, तो आपके पास नंबर ऑफ बाइक्स है, राइट, एंड आपके पास एक स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर बाइक है जिस पे आप टूरिंग करना चाहते हो, तो दैट इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट आप एज अ डेली कम्यूटिंग के लिए भी आपको एक बाइक चाहिए, एंड ओकेजनली आपको कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है या फिर साल या 2 साल में कभी प्लान बना के आपको लद्दाख ट्रिप करना है,
तो आई डोंट थिंक कि स्पीड आपके लिए उतना ज़्यादा मैटर करेगा। आप हर रोज़ जब आप उठ के अपनी बुलेट लेके ऑफिस जा रहे हो या फिर अपने काम पे जा रहे हो, इवन दूध वाले भैया भी बुलेट पे दूध बेचने जाते हैं। बहुत आप यूपी हरियाणा में देख लो, आप दिल्ली एनसीआर में देख लो, बहुत सारे दूध वाले ऐसे होंगे जो बुलेट पे दूध बेचने जाते हैं, वो 120 की स्पीड पे नहीं जाते, राइट। तो ये रॉयल एनफील्ड बुलेट जो बनाई गई है ना, ये पर्टिकुलरली एक बहुत बड़े कैटेगरी को माइंड में रख के बनाया गया है। इट इज़ नॉट फॉर स्पेसिफिक पीपल, राइट। तो ये एक स्पेसिफिक, आपको एक स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सेगमेंट वाली चाहिए कि आपको बस स्पीड ही स्पीड चलाना है, तो आप इंटरसेप्टर 650 पे जाइए, 650 ट्विंस पे जाइए। अगेन अगर आप NH पे भी जा रहे हो ना, आप पूरे टाइम आप 120 या फिर 150 की स्पीड पे पूरे टाइम क्रूज नहीं करोगे, राइट। आपको एक पर्टिकुलर स्पीड पे क्रूज करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली यार सेफ्टी सबसे पहले सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आई डोंट थिंक कि स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करना चाहिए, बट अगर हाँ आपको स्पीड मैटर करता है बहुत ज़्यादा, तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो। रॉयल एनफील्ड आपको पसंद है, गो फॉर ट्विंस एंड 650 जो ट्विंस है उस पर आप इन्वेस्ट करो एंड खुश रहो रॉयल एनफील्ड से। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि 350 सीसी की बाइक है तो फिर ये हो सकता है 150 किलोमीटर या फिर 180 में भी भागना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ बाइक के इंजन के सीसी जो कैपेसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। तो ये उस तरीके का डिज़ाइन किया गया बाइक नहीं है। ये एक बाइक है आपके प्लेजर के लिए, आप राइड करो एक रॉ मोटरसाइकिलिंग के लिए। तो अगर स्पीड के लिए आप चाह रहे हो बाइक परचेज करना, तो फिर ये आपके लिए बाइक नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ डिज़ाइंड और मेंट टू बी, राइट। तो यार तीसरा पॉइंट ऐसा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत कम फीचर्स हैं, इसमें आप क्लासिक ले लो या फिर बुलेट ले लो, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कम फीचर्स हैं एंड इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा है नहीं, तो हमें पसंद नहीं आता। तो ओब्वियसली अगर आपको पसंद नहीं आता तो फिर ये बाइक आपके लिए है ही नहीं, बिल्कुल, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जहाँ तक बात आती है, भाई ये एक बहुत पुरानी बाइक है एंड एक रेट्रो लुकिंग बाइक है। एक रेट्रो लुकिंग बाइक को अगर आप हाँ आप बोल सकते हो कि हार्ले भी तो है एक रेट्रो लुकिंग बाइक, बट अगेन उनका जो तरीका है बनाने का, उनका डिज़ाइन करने का जो तरीका है बाइक्स का, एंड उनका जो फंडा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। तो अगर आप एक रॉयल एनफील्ड परचेज करना चाहते हो एंड यू वांट टू कंपेयर इट विथ हार्ली, तो हार्ली का प्राइस देख लो। अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हो, यू बेटर गो फॉर ए हार्ली, डोंट कंपेयर इट विथ रॉयल एनफील्ड, राइट। तो रॉयल एनफील्ड आपको चाहिए तो आपको एक रॉ मोटरसाइकिलिंग वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। रॉ मोटरसाइकिल का मतलब होता है कि आपको किक उसमें मिलता है, आपको किक मारना आना चाहिए बाइक को स्टार्ट करने के लिए। आपके पास मिनिमम उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सो दैट कि आप कभी कहीं रास्ते में फंस जाओ तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से आपको ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए और मैकेनिक कोई लोकल मैकेनिक आपकी चीज़ों को सही नहीं कर पाए। बट अभी BS6 के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी चेंजेस किए गए हैं थोड़े बहुत, वो ज़रूरी था। BS6 का एमिशन जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग वो ज़रूरी है। जैसे कि आपको साइड स्टैंड दे दिया है, कि साइड स्टैंड पे एक सेंसर दे दिया है नए वाले बुलेट्स में कि आप अगर साइड स्टैंड ऑन करते हो तो फिर आप नहीं चला सकते हो। तो बेसिक चीज़ें करी हुई हैं। तो अब जैसे मान लो कि कभी वो सेंसर ख़राब हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ऐसा होगा। आप लोकल मैकेनिक से तो सेंसर सही नहीं करा पाओगे एकदम से, तो हो सकता है आपको उस टाइम पे आपको जो उसकी वायरिंग जो है वो कट करना पड़ जाए, मतलब निकालना पड़ जाए, काटना नहीं तो निकालना पड़ जाए, उसको जो कनेक्शन है उसको निकालना पड़ जाए एंड देन उसके बाद आप चला के आ सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें रखी गई हैं जो ज़रूरी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो है मैं तो वही बोलूँगा कि क्योंकि रॉ मोटरसाइकिलिंग है तो फिर आपको इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है एंड दिस इज़ हाउ द बाइक इज़ मेंट टू बी। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बाइक, ऑब्वियसली ये बाइक आपके लिए नहीं है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे तो नेक्स्ट चौथा और पांचवा पॉइंट मैं आपको मिक्स कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। साथ ब्रेक्स एक टाइम था कि हाँ ऑब्वियसली अगर आप स्टैंडर्ड परचेज़ करते हो, मुझे भी कुछ टाइम तक मुझे इसीलिए पसंद नहीं था और मैंने बुलेट बहुत टाइम से मैंने देखा बट मैंने कभी परचेज़ नहीं करा, इसलिए क्योंकि आई वांटेड कि क्योंकि ये एक हैवी बाइक है तो उसके ब्रेक्स भी उतने अच्छे होने चाहिए। एंड अब जब मैंने लिया तो फिर वो ABS वाला वर्जन ही जब आया तो फिर तब जाके मैंने स्टैंडर्ड वाला वर्जन लिया, राइट। तो हाँ ब्रेक्स का एक इशू कुछ हद तक था कुछ टाइम पहले, बट वो अब नहीं है
एंड अगर आप नया परचेज़ करते हो बुलेट, एंड देन ऑब्वियसली यार आपको जब भी आप बुलेट परचेज़ करते हो आपको कस्टमाइजेशन बहुत तरीके के करने होते हैं। तो आपको हो सकता है टायर चेंज आप करने का आपको मन हो, या फिर कुछ भी चेंज करने का मन हो, तो उस केस में आपकी ब्रेकिंग थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाती है अगर आप एक अच्छा टायर लगा लेते हो तो। एंड ऑब्वियसली अभी जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको मिल जाता है ABS, राइट, एटलीस्ट सिंगल चैनल ABS, एंड वो बहुत अच्छा ब्रेकिंग प्रोवाइड करता है। जैसे जो मेरा राइडिंग स्टाइल है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है मेरी बाइक को, एंड अभी तक 8182 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ अपनी बाइक पे, और अभी तक मेरा पिछला जो ड्रम ब्रेक है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पे। और आगे वाला भी ब्रेक के जो पैड्स होते हैं या फिर जो डिस्क ब्रेक में जो पैड्स होते हैं वो भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग देते हैं। तो जिन लोगों को अगर इशू था कि ब्रेक्स नहीं लगते या फिर कुछ भी, कम्प्लीटली अगेन आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, एंड बहुत अच्छा ब्रेकिंग देता है। हाँ राइट, तो ब्रेकिंग अगर आपको बहुत ज़्यादा कि आपको रेस ट्रैक्स पे ही चलाना है एंड देन ब्रेक करना है, अगर वैसा वाला कुछ चाहिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दिस बाइक इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हैवी मतलब है बाइक, वेट सिर्फ और सिर्फ रीज़न इसलिए उसका क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो मेटल की बनी हुई है, एंड आपको कुछ बहुत कम ही ऐसी बाइक्स मिलेंगी जो पूरी तरह से मेटल बॉडी की हो। एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग, अगर क्योंकि जितना ज़्यादा हैवी होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हाँ आपको फील होता है कि यार हैवी है और मैं बाइक जो है मैं नहीं चला पाऊँगा, देखो बाइक को आपको खुद से चलाना नहीं होता है, बाइक का इंजन ही उसको कैरी करता है आगे, राइट। तो हैवीनेस जब आप बैठते हो तो फिर आपको कोई फील नहीं होता, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कभी बाइक गिर जाए एंड देन उसके बाद मुझे उठाने में दिक्कत होगी, उसके लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अच्छे लेग गार्ड्स अगर आप इंस्टॉल कर लोगे ना तो फिर आपकी बाइक भी पूरी तरह से नीचे नहीं गिरती है, आपको उठाने में भी ईजी होगा। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि यार बाइक बहुत ज़्यादा हैवी है, एक बार टेस्ट राइड लेके देखो, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है देन यू कैन गो फॉर इट, अगर नहीं लगता है तो फिर ये आपके लिए नहीं। तो यार अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, छठे और सातवें एवरेज, राइट। बहुत सारे लोगों को एवरेज चाहिए कि मेरी बाइक की एवरेज कम है या फिर कुछ भी। अगेन आप परचेज़ करते हो, आपको बुलेट चलानी है, आपको बुलेट वाली फील लेनी है, आपको साइलेंसर चेंज करवाना है स्टॉक साइलेंसर से हटा के। ऑब्वियसली स्टॉक साइलेंसर में आपको साउंड नहीं आता उतना अच्छा, तो आपको चेंज करवाना है, उसमें ट्वीक्स करवानी है, एंड देन उसके बाद आप परफॉर्मेंस मांगते हो, एंड उसके साथ आप एवरेज, मतलब वही वाली बात हो गई कि आपको एक इतना बढ़िया मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसमें कि आपका PUBG या फिर कोई भी ऐसा गेम भी बहुत अच्छा चल जाए और साथ ही साथ आपकी बैटरी कभी ख़त्म भी ना हो, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट। तो अगर आप अपनी बाइक को उस तरीके से मॉडिफिकेशन कर रहे हो जिसमें कि आपको थोड़ा लुक भी अच्छा मिल जाए और आवाज़ भी बहुत अच्छी आ जाए, सब कुछ है, एंड आप स्टॉक से भी हटा रहे हो चीज़ों को, एंड यू आर आस्किंग फॉर एवरेज, तो फिर ऑब्वियसली आप वो एक्सपेक्ट किसी भी चीज़ में नहीं कर सकते हो कोई भी बाइक हो। बस ये रॉयल एनफील्ड है इसलिए बदनाम है क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम है इसका, इसलिए बदनाम है, राइट। राइडिंग जो स्टाइल है आपका उसको चेंज करिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड एवरेज। मेरी बाइक जो एवरेज देती है वो 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है, तो फिर ये कम्प्लीटली आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो फिर एवरेज इज़ नॉट एन इशू। अगर आपको लग रहा है फिर भी एवरेज कम है तो फिर डेफिनेटली इट इज़ नॉट फॉर यू। एंड अगेन अब आते हैं बाइक के मेंटेनेंस पे। अगर मेंटेनेंस दो तरीके का, आप सर्विस कॉस्ट जान सकते हो। सर्विस कॉस्ट इज़ वेरी नॉमिनल एक बुलेट के हिसाब से। अब तो 5000 किलोमीटर पे आपको जो है सर्विस करवानी है, और अगर आपकी बाइक बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है तो 8000 किलोमीटर पे आप ऑयल चेंज करवाओ, नॉट एन इशू एट ऑल, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है आपको कि मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट हाँ आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने बाइक को। एक बड़ा जानवर, एक बड़ी बाइक, वो बहुत ज़्यादा, अगर आप उनको पालतू करके रखना चाहते हो, अगर आप एक हाथी को पालना चाहते हो घर में ना, तो फिर आपको एक, चलो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके घर में एक छोटा सा पेट है, लेट्स से एक पपी है, राइट, एंड आपके घर में एक भैंस है,
राइट। तो भैंस के मेंटेनेंस में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको उसे क्लीन करने में, आपको उसका ध्यान रखने में, उसको प्यार करने में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एंड पप्पी जो है वो आपको साथ साथ चलता रहेगा, आपके कोप अप कर लेगा, आपने कुछ करवाया नहीं करवाया वो अपने आप कर लेगा, छोटा सा है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बट सेम चीज़ हैपन्स अगर आपके पास एक स्कूटी है, लेट से आपको कपड़ा लगाने में बहुत कम टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा ही नहीं। और वहाँ पे अगर एक बुलेट की बात करें तो फिर आपको कपड़ा लगाने में हो सकता है 15-20 मिनट रोज़ का आपको देना पड़े, आधा घंटा देना पड़े, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। के बाद उसको मेंटेन करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो तो फिर ये बाइक आपके लिए नहीं है। ठीक, अब यार आते हैं एकदम लास्ट पॉइंट पे, दैट इज़ कम्युनिटी राइड्स जो होते हैं। तो हमेशा मतलब आप चाहोगे कि आप सिर्फ रॉयल एनफील्ड्स के बीच में रहो, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप रह सकते हो दैट इज़ फाइन, बट एक जैसे बोलते हैं ना, स्पाइडरमैन के चच्चा ने बोला ना कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वैसे ही जब आपके पास एक इतनी बढ़िया बाइक है, एक ग्रेट बाइक आपके पास है, एक रॉयल एनफील्ड है आपके पास, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी थिंग्स ऑन द रोड। तो ज़रूरी नहीं आपको सिर्फ रॉयल एनफील्ड कम्युनिटी पे ही राइड करना है। अगर आपको कोई दूसरा बाइकर भी मिल रहा है रास्ते में, चाहे वो हीरो का कोई बाइक चला रहा हो, चाहे वो बजाज की बाइक चला रहा हो, या फिर कोई भी बाइक, अगर आप उनके साथ भी रह सकते हो, मतलब वहाँ पे ही आपको फील होगा कि हाँ यार, you will be proud to ride a bike Royal Enfield amongst the others, right? So that is, I think, a greater feeling rather than just wondering about the community rides. तो आप सिर्फ community rides के पीछे मत भागो। इट्स बेटर कि आपको अगर और भी दोस्त आपके मिल रहे हैं, लोग दोस्त बनाओ और दूसरे बाइकर्स के साथ भी जाओ। यू विल हैव फन, दे विल हैव रेस्पेक्ट फॉर यू, दे विल हैव रेस्पेक्ट फॉर द बाइक यू ओन। तो ओबियसली अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी राइड करने के लिए, तो हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट हो बाद में कि आप सिर्फ राइड करोगे जब कम्युनिटी के साथ और दूसरों को इग्नोर करोगे, तो फिर हो सकता है कल को आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर दूसरे आपको इग्नोर कर दें, राइट? तो ऐसा अगर आपकी थिंकिंग है तो फिर दिस बाइक इज़ नॉट एट ऑल फॉर यू, राइट? तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे कवर करना था बेसिकली। तो ज़्यादा मैं टेक्निकलिटीज़ में तो गया नहीं, एंड मैं जाता नहीं हूँ, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वही मैंने आपको बताया, राइट? तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी, जैसे मेरे सारे वीडियोज़ होते हैं। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। हाँ, और एक छोटी सी चीज़ मैं जाते जाते आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताना, अगर आप चाहते हो, अब जैसे कोरोना के बाद अभी ऑफिस धीरे धीरे खुलने लगे हैं, मैं 1-2 हफ्ते ऑफिस भी गया था, तो अगर आप चाहते हो कि मैं बाइक राइड करते वक्त ही आप लोगों से बात करूँ एंड व्लॉगिंग करूँ, एंड उससे ये होगा कि मैं थोड़ा जल्दी वीडियोस डाल पाऊँगा, जो भी टॉपिक है मैं बाइक राइड के दौरान ही मैं कवर कर पाऊँगा अपने ऑफिस जाने के टाइम पे ही, एंड उसको एडिट करके बाद में डाल दूंगा, हो सकता है हफ्ते में 1 बार या 2 बार, जैसे भी पॉसिबल होगा। अगर आपको वो चीज़ चाहिए या फिर आप वो देखना पसंद करेंगे या फिर ऐसे ही बात करना पसंद है, जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मुझे उसमें कुछ भी पॉजिटिव मिलता है आप लोगों का कमेंट, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मैं बाइक लेके जा रहा हूँ कहीं पे भी, तो फिर मैं वीडियो बना सकूँ और आप लोगों से उसी दौरान ही बात कर सकूँ। चलिए, तो फिर ऐसे मिलते हैं फिर अगले टाइम किसी दूसरे टॉपिक पे, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।